अप्लीकेबल नहीं होता। बहरहाल तो 600 अपार्टमेंट्स हैं, उनमें किचन फिटिंग्स हमने करनी है। इस बिल्डर के साथ पहले हमने कभी भी काम नहीं किया। कॉस्ट इंफॉर्मेशन फॉर द न्यू कॉन्ट्रैक्ट इज एज फॉलोज। लेबर फॉर द कॉन्ट्रैक्ट इज अवेलेबल। हेनरी कंपनी एक्सपेक्ट्स that the first kitchen will take 24 man hours to fit, but thereafter the time taken will be subject to 95% learning rate. पहला किचन बनने में कितना टाइम लेगा? 24 आवर्स। अगला किचन उसका 95% लेगा। ट्रू और फॉल्स? पहला किचन बनने में 24 घंटे लेगा, दूसरा किचन बनने में उसका 95% लेगा। ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। सही है। 95% ऑफ दैट विल बी द एवरेज टाइम पर किचन इफ 2 किचन्स आर मैन्युफैक्चर्ड। आफ्टर 200 किचन्स आर फिटेड, द लर्निंग रेट विल स्टॉप एंड द टाइम टेकन बाय 200th kitchen will be the time for the all remaining kitchens, and the labor cost is $15 per hour. हमें टोटल कितने किचन्स बनाने हैं? 600। लर्निंग कर्व स्टीडी कब होगा? 200 किचन्स पे। क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि 200th किचन कितना टाइम लेगा? ठीक है, 200वां किचन कितना टाइम लेगा? प्लीज। How are you? Fine. Did you try that question? Henry Company. Yes. Please मुझे बताइएगा कि 200 किचन, जो 200वां किचन है, वो कितना टाइम ले रहा है? शीजा, आपका आंसर क्या है? It's 15 hours. Yes. 15 hours. Your answer is 14.89. 14.89. साथ बैठ के किया है? 15 आवर्स। आपका 15 है, आपका भी 15 है, ठीक है। 15.01 आवर्स। 15 डॉट 16 पॉइंट, ठीक है। हाउ वुड यू कैलकुलेट द टाइम टेकन बाय 200th किचन? उसके लिए हम पहले रखेंगे टाइम टेकन बाय 200 किचन्स। फॉर्मूला क्या है? y इक्वल्स टू a। a वॉज 24 आवर्स। x की जगह पे क्या रखेंगे? 200 किचन्स पावर log ऑफ LR डिवाइडेड बाय log ऑफ 2। उसकी वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, माइनस 0.074। अगर आप खुद भी कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू यही आएगी। आंसर क्या आ रहा है? 16.215। ओके, कैलकुलेटर पे एज इट इज रहने दे इसको। इज दिस द टाइम टेकन बाय 200th किचन? नो, दिस इज द एवरेज टाइम पर किचन इफ 200 किचन्स आर मैन्युफैक्चर्ड। मल्टीप्लाई करेंगे इसको, ये हो गया हमारा पर किचन, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे बाय 200 किचन्स एंड द टाइम इज 3013। okay, this will be the total time taken by 200 किचन्स। इसमें से अगर आप माइनस करें, क्या माइनस करेंगे?
टोटल टाइम बाय 199 kitchens. Formula same, y equals to a x power b. What's value of y? 16.45. यही आंसर, डिफरेंट है 16.221. वेरीफाई कर लें. Again, this is not the time taken by 199th kitchen. This would be the average time per kitchen if 199 kitchens are produced. So this is time per kitchen. इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे बाय 199 kitchens. Beware, this is very common mistake. Exam anxiety, exam pressure में आपने ये गलती तो करनी है कि आप y को टाइम टेकन बाय nth किचन तस्लीम करने बैठ जाओगे. अक्सर बच्चे ये गलती करेंगे. इतनी होशियारी तो होगी कि 200 किचन्स का y कैलकुलेट करेंगे और 199 किचन्स का y कैलकुलेट करेंगे और डिफरेंस लेंगे y बिटवीन y का. गलत. अगर मैं 16.21 और 16.22 का डिफरेंस लूंगा तो 0.01 डिफरेंस आएगा. तो लगेगा कि 200 का किचन में तो किचन तो टाइम ही नहीं ले रहा. लेकिन ये कॉमन ब्लेंडर है. इसलिए अलर्ट रहना है कि इसको मल्टीप्लाई बाय 200 और मल्टीप्लाई बाय 199 जरूर करना है. हमें टोटल टाइम निकालना है. ठीक है, y वर्सेस y नहीं करना. कितना आंसर आ गया ये? 3002.78. ठीक है. थ्री टू टू 16.2216. ठीक है. एंड 3228.116 यानी 12 लग दो. 12 लिख दो. Total taken by 200, total time taken by 199 kitchens. The difference is time taken by 200th kitchen. And how much is this? अगर हम राउंडेड अप रखें तो 15 hours. कोई कंफ्यूजन नहीं आता? आपका ठीक आया था. Why was your answer 14.89? पॉइंट्स में डिफरेंस था. What should you do? कि अक्सर आपको एक कंफ्यूजन होती है कि राउंड ऑफ करें या ना करें. करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए? इतनी बड़ी फिगर्स कौन लिखता फिरेगा? इतने मार्क्स थोड़ी होंगे इतना टाइम वेस्ट करें. तो अगर ये आपका आंसर 16.221 और 6 डिजिट्स हैं तो हम 6 डिजिट्स बैठ के लिखेंगे नहीं. ठीक है. आपने क्या करना है, अगर आपको पता है कि कोई नंबर ऐसा है जो कि एक बड़े नंबर से मल्टीप्लाई होने वाला है, जिस तरह ये आंसर हमारा पता था कि 200 से मल्टीप्लाई होने वाला है, ये नंबर 199 से मल्टीप्लाई होने वाला है. जब भी कोई आंसर किसी दूसरी फिगर से मल्टीप्लाई होने वाला है तो लिखने में बेशक 2 डेसिमल प्लेसेस पे राउंड अप कर दें, लेकिन कैलकुलेटर पे वो फिगर एज इट इज रहने दें. मल्टीप्लाई करने के बाद जो फाइनल आंसर आता है इसको बेशक आप 0 में राउंड ऑफ कर दें, मसला नहीं होगा. लेकिन अगर आपको पता है कि एक फिगर मल्टीप्लाई होने वाली है किसी दूसरी फिगर से तो उसका राउंड अप डिफरेंस एनलार्ज हो जाएगा. मार्क्स पे फर्क कोई नहीं पड़ेगा. लेकिन स्टूडेंट की एक साइकी होती है, वो जब देखता है ना कि उसके आंसर और मेरे आंसर में इतना फर्क है, एग्जामिनर ने वैसे भी पैटर्न देखना है, स्टेप्स फॉलो करने हैं. तो आप ये तरकीब रखिएगा कि अगर कोई डिजिट है, कोई फिगर है, कोई आंसर है जो कि किसी दूसरे बड़े फिगर से मल्टीप्लाई होने जा रहा है तो राउंड अप डिफरेंस एनलार्ज हो जाएगा. लिखने में 2 डेसिमल प्लेसेस लिख दें, लेकिन मल्टीप्लाई कर कैलकुलेटर में फिगर वही रहने दें. अपना काम कम करें और सही कर दें. ठीक हो गया यहां तक? अच्छा, हमें अब कैलकुलेट करना है कि टोटल 600 किचन्स को बनाने में
कितना टाइम लगेगा? हमें यह पता चल गया कि फर्स्ट 200 किचन्स, पहले 200 किचन्स कितना टाइम लेने वाले हैं? 3243.13 और उसके अलावा 201 से लेकर 600 किचन्स कितने हो गए? 400 किचन्स। वो उतना ही टाइम लेंगे जितना कि 200 किचन ने लिया था। तो हम लेंगे 201 टू 600 किचन्स। हर किचन ने टाइम लेना है 15.01 का और ये मल्टीप्लाई किया जाएगा बाय 400 किचन्स, 6000 टोटल लेबर आवर्स 9247.13। यहां पे ऑप्शन सही था आपका। अगर मैं यहां पे 199 किचन रखता हूं, क्योंकि 200 किचन वहां रखो या यहां रखो कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां मैं 199 किचन रख दूं और यहां पे मैं 401 कर दूं, बात एक ही है। इजी विद दिस। अच्छा, अब हमें लर्निंग का वाला मसला तो हमने एक तरफ कर दिया। हमें पता चल गया कि टोटल 600 किचन्स बनाने में एस्टिमेटेड टाइम कितना है। तो ये हेनरी कंपनी जब उस बिल्डर को अपनी तरफ से कोटेशन देगा कि मैं आपको एक किचन इतने में बना के दूंगा, तो वो इस बात का ख्याल करेगा। अगर वो 24 घंटा पर किचन के हिसाब से कोटेशन देगा तो वो फेल हो जाएगा। मे बी कोई दूसरा इसे सस्ती बिड मार दे और वो कॉन्ट्रैक्ट जीत जाएगा। होता क्या है कि एक ठेकेदार है, एक बिल्डर है जो सब कॉन्ट्रैक्ट करना चाह रहा है, लोगों को अपार्टमेंट ये बना के देगा लेकिन अपार्टमेंट में किचन कोई और बना के देगा। तो कोई और वो होगा जो मुझे सबसे सस्ता किचन बना के देगा। और अगर आप 24 घंटे, मिसाल आपने सैंपल तैयार किया, एक किचन बना के देखा, उसमें 24 घंटे लग गए, और अगर आप ये मानने लग जाए कि 600 किचन 24-24 घंटे लेंगे तो आपकी तो कॉस्ट ही महंगी हो जाएगी। आप उसको महंगा किचन देंगे, मे बी कोई और से सस्ते में किचन एग्री कर ले। तो हमने लर्निंग कर्व के थ्रू इस बात का ख्याल कर लिया कि हर किचन सेम टाइम नहीं लेगा। पहला किचन ज्यादा टाइम लेगा, ये कम होता जाएगा 200 किचन तक, उसके बाद टाइम वापस सीज हो जाएगा लर्निंग कर्व। अच्छा, आगे क्या कहता है? Overheads are absorbed on a labor hour basis। एब्जॉर्प्शन के तरीके हमने पढ़े हैं कि एब्जॉर्ब करने में आप नंबर ऑफ यूनिट्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नंबर ऑफ लेबर आवर्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नंबर ऑफ मशीन आवर्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमें कह रहा है कि हमारा जो ओवरहेड्स एब्जॉर्ब करने का तरीकेकार है वो क्या है? लेबर आवर बेसिस। यानी लेबर पे अब दो खर्चे डिपेंडेंट हो गए, एक लेबर कॉस्ट और एक ओवरहेड्स, फैक्ट्री की कॉस्ट। Overheads are absorbed on a labor hours basis. Henry Company collected overhead information for the last 4 months and this is shown below. मंथ 1, 2, 3, 4 में कितने कितने घंटे काम किया गया था और हर महीने में ओवरहेड कॉस्ट कितनी आई थी। क्या ये ओवरहेड कॉस्ट फिक्स्ड है? कैसे पता चला? चेंज है। यस, लेवल ऑफ एक्टिविटी के चेंज होने के साथ साथ ये खर्चा भी चेंज है। ये पता करने के लिए कि कोई खर्चा फिक्स्ड है या वेरिएबल है, पहला देखना कि कहीं टोटल में सेम तो नहीं है। अगर हर महीने हमारी ओवरहेड कॉस्ट सेम आ रही होती तो हम कहते कि है ये फिक्स्ड। ये तो फिक्स नहीं है, तो क्या हो सकती है? प्योरली वेरिएबल हो सकती है। वेरिएबल का एक रूल होता है कि पर आवर या पर यूनिट हमेशा सेम रहेगी। तो हम अगर 1,15,000 को 9,300 से डिवाइड करके देखते हैं, 1,15,000 का ओवरहेड है पहले महीने का और 9,300 लेबर आवर्स है, पर आवर हमारा खर्चा आ रहा है 12.36। एक दूसरी डेटा पे करके देखते हैं, दूसरे महीने में 1,13,600 का खर्चा था जब 9,200 घंटे ऑपरेट किए गए थे, 3/4 चेंज हुआ। अगर खर्चा टोटल में सेम हुआ तो फिक्स्ड, अगर खर्चा पर यूनिट सेम हुआ तो वेरिएबल, लेकिन जो ना टोटल में सेम हो ना पर यूनिट सेम हो वो मिक्स्ड।
या इसको सेमी वेरिएबल आप कहते हैं। इसमें फिक्स्ड कंपोनेंट भी शामिल है और वेरिएबल कंपोनेंट भी शामिल है। और मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि जब भी किसी डेटा के अंदर फिक्स $1,16,800 और लोएस्ट कितनी है 1,13,000 डिवाइडेड बाय हाईएस्ट लेवल ऑफ एक्टिविटी कितनी रही है 9,600 माइनस लोएस्ट लेवल ऑफ एक्टिविटी 9,200। हाउ मच इज पर आवर 8। हाइलो के थ्रू हमने ये कैलकुलेट किया कि हमारी कॉस्ट पर आवर $8 है। अब इसमें से हमें निकालनी है फिक्स्ड। फिक्स्ड के लिए लीनियर इक्वेशन है y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स। टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय लेवल ऑफ एक्टिविटी। तो टोटल कॉस्ट में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे तो बाकी रह जाएगी फिक्स्ड कॉस्ट 40,000 40,000। वैसे हम कैलकुलेट करें एंड दिस इज $40,000 पर वॉट पर दिस इज फिक्स्ड दिस इज पर मंथ पीरियडिक है फिक्स्ड है। कैसे पता चला पर मंथ है क्योंकि जो डेटा गिवन था वो मंथ वाइज था। अगर क्वार्टर वाइज होता तो पर क्वार्टर होती, अगर एनुअल ईयर्स गिवन होते तो पर ईयर होती। सो दिस इज फिक्स्ड कॉस्ट पर मंथ। क्योंकि आप एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग फॉलो कर रहे हैं। वेरिएबल खर्चा तो किचन की कॉस्ट में जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन फिक्स्ड खर्चा भी किचन की कॉस्ट में ही जाएगा क्योंकि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग जिद पे अड़ा है। और फिक्स्ड खर्चा यूनिट कॉस्ट में डालने का तरीकाकार क्या है? बजटेड फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड डिवाइडेड बाय बजटेड लेवल ऑफ एक्टिविटी। अब आप सवाल में देखिए लिखा हुआ है हेनरी कंपनी नॉर्मली वर्क्स अराउंड 120,000 लेबर आवर्स इन अ ईयर। व्हाट इज दिस 120,000 आवर्स? This is normal level of activity, budgeted level of activity, लेकिन this is in a year। अब दो ऑप्शंस हैं, या तो इसको साल पे लेके जाएं या तो उन घंटों को महीनों पे लेके आए। तो एक महीने का खर्चा एक महीने की लेवल ऑफ एक्टिविटी से डिवाइड करने में अकलमंदी है, या साल के खर्चे को साल की लेवल ऑफ एक्टिविटी से डिवाइड किया जाता है। अब हम निकालते हैं ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। फिक्स्ड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, वेरिएबल एब्जॉर्प्शन रेट तो पता है $8 पर आवर। अब हमें फिक्स निकालना है, तो फिक्स के लिए हमने रखा कॉस्ट इज 40,000 पर मंथ डिवाइडेड बाय बजटेड लेवल ऑफ एक्टिविटी। एक साल में आप नॉर्मली कितने घंटे काम करते हैं? 1,20,000। तो एक महीने में कितने हुए? 10,000।
$40,000 divided by 10,000 labor hours, that is $4 per hour. अब लेबर, यस, अब इसको किचन की कॉस्ट में कैसे डाला जाएगा? जितना टाइम किचन बनने में लेगा $4 पर आवर के हिसाब से ओवरहेड का खर्चा भरेगा, फैक्ट्री का खर्चा भरेगा। ठीक है, आगे है कि अगर हम कॉस्ट निकालना चाहें, ए पार्ट में इसने कहा है डिस्क्राइब 5 फैक्टर्स other than the cost of labor and overheads mentioned above that Henry company should take into consideration in calculating its bid. कि जब आप बोली लगाने जा रहे हैं, बिड कर रहे हैं, यानी अपनी तरफ से कॉन्ट्रैक्ट के लिए ऑफर दे रहे हैं कि हम आपको किचन इतने में बना के दे देंगे, तो उसमें आपने लेबर का तो सोच लिया, ओवरहेड्स का तो सोच लिया, उसके अलावा भी कुछ सोचना चाहिए। इसको हम कहते हैं नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स। ठीक है, लेकिन हम जब रेलेवेंट कॉस्टिंग की तरफ चलेंगे, डिसीजन मेकिंग की तरफ चलेंगे, तो हम इसमें ये फैक्टर्स कवर करेंगे। वैसे कॉमन सेंस की बात है, हम अपने तरफ से भी ये फैक्टर्स बता सकते हैं कि अगर मैं हेनरी कंपनी की जगह पे होता और मैं किसी ठेकेदार को कह रहा होता कि एक किचन में इतने का बना के दूंगा, तो मैं कौन कौन से फैक्टर्स को जहन में रखता। ठीक है, हम आते हैं डायरेक्टली पार्ट बी पे। कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट including all overheads for Henry company that it can use as a basis for a bid of the new apartment contract. हम टोटल कॉस्ट निकालते हैं। इसके लिए एक आएगी क्या, कौन सी कॉस्ट? लेबर कॉस्ट, क्योंकि हम शायद सिर्फ फिटिंग करके दे रहे हैं, मटेरियल उनका है। सही है, पीवीसी हो, लकड़ी हो, किचन बनाने जिसमें भी बनाया जाएगा उसमें मटेरियल हमारा नहीं है, हमारा सिर्फ और सिर्फ लेबर है। तो लेबर कॉस्ट कितनी होगी? 600 किचन बनाने में आपको टाइम कितना लग रहा है? 9,247.13 मल्टीप्लाई बाय लेबर को आप पे कितना करेंगे? $15 पर आवर। यूं आपकी लेबर कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 148,000। ये 38 है, 138,706.9 707 कर लेते, क्योंकि अब ये मजीद किसी से भी मल्टीप्लाई नहीं होने वाला है। ठीक है, अब ये मजीद किसी से भी मल्टीप्लाई नहीं होना, अब डेसिमल प्लेसेस उड़ा देते हैं। अच्छा, दूसरा हम इसमें रखते हैं वेरिएबल ओवरहेड। अगेन द नंबर ऑफ लेबर आवर्स वुड बी सेम, मल्टीप्लाइड बाय वेरिएबल OARS $8 पर आवर, 73,977। डेसिमल के उस पार को राउंड अप मार देते हैं। तीसरा आएगा फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट। अब हम इसको रखेंगे जितने भी हमारे एक्चुअल लेबर आवर्स होंगे, अभी तो खैर बजटेड है, जब किचन्स बनेंगे तो ऊंट किस करवट बैठता है बाद में पता चलेगा। फिलहाल अंदाजा ही है कि हम 600 किचन्स बनाने में 9,247 घंटे लगाएंगे और हर घंटे पे हम खर्चा कितना रिकवर करते हैं? $4 का। 36,088 नहीं, ठीक है, पॉजिटिव है। ठीक हो गया, उसके अलावा कोई खर्चा आया नहीं। $249,672. So this is total cost of kitchen fittings. अब इस पे आपको जो भी मार्कअप लगाना हो, ऑब्वियसली एक जॉब अगर
करेंगे उस पर खर्चा ही इतना है, तो मैं खर्चे के बराबर तो प्राइस नहीं सेट करूंगा ना। इस पे आपको जो भी मार्कअप कमाना हो वो इस पे मल्टीप्लाई करके आप सामने बिड मार देंगे कि मैं इतने में आपको किचन्स बना के दे सकता हूं, ठीक है। अगर इस रेट पे भी हमने बिड ना जीता, ठीक है, तो अंगूर खट्टे थे, हमें चाहिए ही नहीं किचन्स। लेकिन इससे कम हम नहीं आ सकते, सही, या तो फिर प्रॉफिट से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। दैट्स इट। जी बिल्कुल बिल्कुल, नो इंटरेस्ट। दिस वुड बी सिंस इट्स अ शॉर्ट टर्म डिसीजन, ठीक है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी हम उन फैसलों में लाते हैं जो एक साल से आगे निकल जाते हैं, और यहां अगर ये किचन्स हम एक ही साल के अंदर अंदर प्रोड्यूस कर लेते हैं तो हम अपना सिर्फ मार्कअप कमाएंगे। ऑल गुड, लिख रहे हैं, लिख रहे हैं। आपका कितना ठीक हुआ था ये क्वेश्चन? ऑलमोस्ट, मतलब कितना ठीक है? उसके बाद नहीं आ रही थी, अब बात समझ में आ गई, सही है। आपका फिक्स नहीं आ रही थी, अब बात आगे समझ में, ठीक है, सही हो गया था पूरा। आप शायद वही फिक्स कॉस्ट ओवरहेड एब्जॉर्ब करने में प्रॉब्लम थी। लर्निंग का तो हो गया ना। चलें दूसरे सवाल पे आ जाए। बैक पे सवाल है स्प्रिंग 2017 का, ये मैं मिटा रहा नहीं हूं, भले आप आराम से लिख लेना। स्प्रिंग 2017 का, आई वॉन्ट यू टू अटेम्प्ट इट, ठीक है। किसी की हेल्प ना ही ले तो बेहतर है, पढ़ लेते हैं साथ में, अटेम्प्ट आप अपने एंड से करेंगे। स्मार्ट प्रोसेसिंग लिमिटेड इज कंसिडरिंग टू साइन अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर मैन्युफैक्चरिंग 10,000 ऑटो पार्ट्स फॉर अ लार्ज ऑटोमोबाइल असेंबलर। नेचर ऑफ वर्क वही है कि हमें बिड मारनी है और कोशिश करनी है लोएस्ट बिड मारे ताकि हम ये कॉन्ट्रैक्ट जीत सकें, लेकिन अपना नुकसान नहीं करेंगे। तो हमें कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है, 10,000 ऑटो पार्ट्स बना के देने हैं। द पार्ट्स वुड बी प्रोड्यूस्ड इन बैचेस ऑफ 500 यूनिट्स ईच। नंबर ऑफ बैचेस कितनी बनेगी? अगर 10,000 यूनिट्स बनाने हैं और हर यूनिट 500 बैचेस में, 500 यूनिट्स की बैच में बनेगा, 20 इजी, ओके। सो टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स आर 10,000 और हर बैच में 500 यूनिट्स होंगे, तो 10,000 डिवाइडेड बाय 500 वुड बी 20 नंबर ऑफ बैचेस, ठीक है। द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ द फर्स्ट बैच इज एज अंडर। अब इसने आपको पर यूनिट नहीं दी है कॉस्ट, पर बैच दी है। पहली बैच में डायरेक्ट मटेरियल के 500 केजी लगेंगे, 500 यूनिट से, यानी हर यूनिट पे 1 किलो, जिसका खर्चा 1,35,000 रुपए एक्सपेक्टेड है। डायरेक्ट लेबर के पहले बैच पे 1500 घंटे लगेंगे, जिसका खर्चा 2.25 लाख रुपए होगा। यूं आप पर आवर कॉस्ट निकाल सकते हैं। जब आपको नंबर ऑफ लेबर आवर्स भी गिवन है और टोटल लेबर कॉस्ट भी गिवन है, तो आप पर आवर लेबर कॉस्ट निकाल सकते हैं। वेरिएबल ओवरहेड्स भी लेबर आवर से डिवाइड रखे गए हैं, के साथ रखे गए हैं, और वेरिएबल ओवरहेड 120 रुपए फी लेबर आवर चार्ज किया जाता है, जिसका बना 1,80,000। यानी अगर 1500 घंटे मल्टीप्लाई बाय 120 करेंगे तो गरीबन हमारा आंसर सेम आएगा। सेटअप कॉस्ट पर बैच। सेटअप कॉस्ट कहते किसको हैं कि जब
किसी मशीन में हमने एक बैच बनाया, अब उस मशीन को हम दूसरे बैच के लिए सेटअप करते हैं, रेडी करते हैं। यूं समझने कि एक सिनेमा के अंदर एक शो चल चुका है, दूसरे लोगों के लिए फौरन दरवाजा नहीं खोल देना, क्वालिटी लो हो जाएगी। पहले जो लोग मौजूद हैं उनको बाहर निकालेंगे, साफ करेंगे, फिर दूसरा बैच आएगा। तो नॉर्मली क्या किया जाता है कि एक फैक्ट्री के अंदर एक बैच जब मुकम्मल किया जाता है तो दूसरा बैच शुरू करने से पहले उसको रेडी किया जाता है। इसको प्रोडक्शन रन भी कहा जाता है, इसको प्रोडक्शन रन भी कहा जाता है। तो हर बैच के लिए मशीन सेटअप करने का जो खर्चा है वो 40,000 रुपए पर बैच है। दिस विल नॉट वेरी विथ ईच यूनिट बट विथ ईच बैच। फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है? डेप्रिसिएशन है इक्विपमेंट की, और वो इक्विपमेंट जो बिलखुसूस हमने इस प्रोजेक्ट के लिए खरीदा है उसकी डेप्रिसिएशन, एक बैच को हम चार्ज कर रहे हैं 45,000। एंड एलोकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग ओवरहेड्स एट 16 रुपीज पर आवर। ये हमारे फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट है 16 रुपए फी घंटा। तो 1500 घंटों से मल्टीप्लाई करें 16 रुपए को, अगर 1500 लेबर आवर्स लगते हैं और हर घंटे के 16 रुपए हैं, 24,000। जो पहली बैच हमें 6,49,000 रुपए की एक्सपेक्टेड है। एडिशनल इंफॉर्मेशन, द सेटअप कॉस्ट पर बैच वुड बी रिड्यूस्ड बाय 5% फॉर ईच subsequent batch. However, there would be no further reduction in setup cost from the 5th batch onwards. आप वैसे टोटल कितनी बैचेस बनाने जा रहे हैं? 20। पहली बैच कितने की है सेटअप? 40,000। अगली बैच कितना टाइम लेगी, सॉरी कितना खर्चा करेगी? 40,000 का 5% कम, 40,000 का 5% बनेगा 2,000, यानी 38,000। अच्छा, यहां पे लर्निंग का वाला फॉर्मूला नहीं लगाना। अगर मैं कहता हूं कि 40,000 का 95% दूसरी बैच लेगी तो मैं सही बोल रहा हूं। लर्निंग का सिर्फ लेबर में लगता है, हर चीज में लर्निंग का नहीं लगाने बैठ जाना कि 38,000 एवरेज कॉस्ट होगी अगर 2 बैचेस चलाए जाएंगे, ऐसा नहीं है। तो पहला बैच 40,000 खर्चा लेगा, दूसरा 38,000 लेगा, तीसरा उसका भी 5% कम, चौथा उसका भी 5% कम। ठीक है, लेकिन इसकी ग्रामर को समझना कि ये रुकेगा कहां पे। सही है, 5वें बैच पे रुकेगा या 6ठे बैच पे रुकेगा, ये आपके लिए चैलेंज होगा। नोट नंबर 2, लर्निंग कर्व इफेक्ट इज एस्टिमेटेड एट 90% बट वुड रिमेन इफेक्टिव फॉर फर्स्ट 8 बैचेस ओनली एंड यू आर गोइंग टू प्रोड्यूस 20 बैचेस। तो जो 9th बैच से 20th बैच होगा वो कितना टाइम लेगा? जो 8वां बैच टाइम लेगा। इंडेक्स ऑफ 90% इज -0.152। ये ना भी बताता अपन निकाल लेते थे, log of 0.9 डिवाइडेड बाय log of 2। ये इसने बता दिया। बहरहाल, कंप्यूट द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस दैट वुड इनेबल स्मार्ट प्रोसेसिंग लिमिटेड टू अर्न एन इंक्रीमेंटल प्रॉफिट ऑफ 30% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। इसमें आप को एक कॉस्टिंग सिस्टम फॉलो करना है जिसको हम कहते हैं रेलेवेंट कॉस्टिंग। ठीक है, लेकिन अभी हम उसको नहीं छेड़ रहे। तो आप इसकी स्टैंडर्ड कॉस्ट प्लस प्राइसिंग करके दिखाओ। इसको कॉन्ट्रैक्ट प्राइस को पेंसिल से या पेन से काट के लिखो स्टैंडर्ड प्राइस। स्टैंडर्ड, क्योंकि अगर कॉन्ट्रैक्ट प्राइसिंग हो गया तो उसमें रेलेवेंट कॉस्टिंग का इस्तेमाल होगा, वो हम आगे जाके कवर करेंगे। ठीक हो गया। तो आपने मुझे बताना है कि 20 बैचेस बनाने में हमारा टोटल खर्चा कितना आएगा और उस पे हमने 30% प्रॉफिट लगा देना है ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। यानी ये 30% क्या है? मार्जिन है, और जो आप कैलकुलेट करेंगे वो कॉस्ट होगी। तो कॉस्ट के साथ मार्जिन की कॉम्पिटेबिलिटी नहीं बनेगी, पहले मार्जिन को मार्कअप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सही है, कवर है, आपको कुछ पता है इसका मार्कअप को मार्जिन में कन्वर्ट करने का? यस, मैं एक छोटा सा आइडिया दे देता हूं। एक परसेंटेज होती है जिसको हम नाम देते हैं मार्कअप। मार्कअप इज परसेंटेज जो अप्लाई होती है कॉस्ट पे, और दूसरा होता है मार्जिन। मार्जिन परसेंटेज होती है जो अप्लाई होती है ऑन सेलिंग प्राइस।
अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मार्कअप एंड मार्जिन, तो आप बोलेंगे कि मार्कअप इज अप्लाइड ऑन कॉस्ट एंड मार्जिन इज अप्लाइड ऑन सेलिंग प्राइस। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन मार्कअप एंड मार्जिन, तो आप मुझसे एग्री करेंगे या नहीं करेंगे? देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन मार्कअप एंड मार्जिन। यस, देयर इज नो डिफरेंस। अब इसमें दो चीजें हैं, एक होता है एब्सोल्यूट टर्म। जब आप अमाउंट कैलकुलेट करेंगे तो आप वही कमाएंगे, चाहे उसको मार्कअप बोलो चाहे उसको मार्जिन बोलो। मिसाल, एक चीज जो कि मैं 125 रुपए की बेचता हूं, उस पे 25 रुपए मेरा प्रॉफिट है, ठीक है। अगर 125 रुपए में एक चीज मैं बेच रहा हूं, उसमें 25 रुपए मेरा प्रॉफिट है, तो खर्चा कितना होगा? 100, ठीक है। 100 रुपए का खर्चा, 25 रुपए का प्रॉफिट, 125 रुपए की कीमत। 125 रुपए की अगर आप चीज बेच रहे हैं, मैं आपसे पूछूं कि इस 125 रुपए में आप क्या कमा रहे हो, आप बोलेंगे 25 रुपए। और अगर आपने 100 रुपए का यूनिट मेरे सामने खरीदा, मैंने बोला कि 100 रुपए पे आप क्या कमा रहे हो, आप बोलेंगे 25 रुपए। तो 25 रुपए मार्कअप है, मार्जिन है, एक ही बात है। अब आप उसको मार्कअप बोले मार्जिन बोले, देयर इज नो डिफरेंस, ठीक है। इसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट टर्म। एब्सोल्यूट टर्म मतलब फिगर, नंबर। तो जब आप मुझे नंबर बताएंगे तो देयर विल बी नो डिफरेंस बिटवीन मार्कअप और मार्जिन। लेकिन एक होता है रिलेटिव टर्म्स। रिलेटिव टर्म्स मतलब उसका कोई ना कोई बेस रखा जाता है, आउट ऑफ व्हाट। तो अगर मैं कहूं कि मैंने 25 रुपए कमाए हैं 125 रुपए के ऊपर, यानी मैंने 25 रुपए कमाए हैं 125 रुपए के ऊपर, तो ये कितना फीसद प्रॉफिट है? %20? 20% ऑफ व्हाट? ऑफ प्राइस। तो इसको आपने नाम दे दिया मार्जिन। और मैं अगर कहूं कि मैंने 25 रुपए कमाए हैं 100 रुपए की कॉस्ट पे, तो मैंने कितना कमाया? 25%। तो मैंने 25% ऑफ व्हाट? ऑफ कॉस्ट। घुमा फिरा के बात में 25 रुपए पे ही ला रहा हूं, कमा रहा 25 ही हूं। लेकिन अगर मैं उसको कॉस्ट पे कहूं तो मार्कअप, अगर मैं उसको प्राइस पे बोलूं तो मार्जिन। घुमा फिरा के कमाना वही है। फर्क इस बात का है कि बेस क्या है। परसेंटेज ऑफ व्हाट? इफ इट इज परसेंटेज ऑफ कॉस्ट तो उसको मार्कअप कहा जाता है, इफ इट इज परसेंटेज ऑफ प्राइस तो उसको मार्जिन कहा जाता है। अच्छा, अब एक कॉमन उसूल की बात करते हैं। कॉस्ट और प्राइस में से कम क्या होगा, ज्यादा क्या होगा? कॉस्ट कम होगी, प्राइस ज्यादा होगी, जब भी तो प्रॉफिट कमाएंगे, ठीक है। अब सिंपल मैथ्स की बात करते हैं। जवाब 25 ही आना चाहिए। कॉस्ट कम है तो परसेंटेज थोड़ी भारी लगानी पड़ेगी, सही है, कॉमन सेंस है ना। मुझे 100 रुपए पे इतनी परसेंटेज लगानी है कि 25 आ जाए, तो बोलेंगे सर 25% लगा लें। अगर एग्जामिनर कॉस्ट देता है और मार्कअप देता है, जिंदगी सुकून में, लगा दो, सीधा मल्टीप्लाई कर दो। और अगर हमें सेलिंग प्राइस देता है और साथ में मार्जिन देता है, फिर भी पीस ऑफ माइंड, जिंदगी सुकून में। लेकिन मसला तब आएगा जब कॉस्ट दे और साथ में मार्जिन दे, सेलिंग प्राइस के साथ मार्कअप दे दे। सेलिंग प्राइस के साथ मार्कअप नहीं लग सकता, कॉस्ट के साथ मार्जिन नहीं लग सकता, तो मार्जिन को मार्कअप में कन्वर्ट करना पड़ेगा या मार्कअप को मार्जिन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। वैसे तो इसके पीछे कई लॉजिक्स हैं, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि कहीं कहीं जब एग्जाम प्रेशर आता है
तो पता नहीं कि लॉजिक भूल जाते हैं। मुझे मिसाल याद आती है अपने एक उस्ताद की, वो कहता था दरवाजे पे लिखा होता है पुल या पुश। कितने भी पढ़े लिखे हो जाए ना, उल्टा काम जरूर करेंगे और हमेशा उल्टा ही होगा। तो मिसाल, अगर हम किसी शीशे की दरवाजे की तरफ गाड़ी से उतर के, बाइक से उतर के मूव करें, दूर से ही देख लिया कि पुश लिखा हुआ है, करीब पहुंचते पता नहीं क्या होता है, वहीं से दूर से सोचते हैं पुश का मतलब है क्या, आखिर पता करो दया, करना क्या है। दिमाग वहां से चल रहा होता है और एन मोमेंट पे दिमाग कहता है कि पुश लिखा हुआ मतलब खींचना है, और जैसे खींचने टक 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 हम कहते ओ पुश लिखा हुआ, सॉरी मैंने देखा, और हम एंटर ऐसे हो जाते हैं कि मैंने तो देखा ही नहीं। हमेशा बेइज्जती करवाता है ये। अब अंग्रेजी कितनी भी आ जाए, सर कि मुझे इंग्लिश नहीं आती, तो वो दुकानदार भी होशियारी करते, दरवाजा बाहर की तरफ खोले या दरवाजा अंदर की तरफ, इससे भी जिंदगी सुकून में आ जाती है। या तो वो कार्टून छाप दे तो वो इसे दरवाजे को खींच रहा होता है, या वो दरवाजे को धक्का दे रहा होता है, जिंदगी सुकून में। लेकिन पुश और पुल याद क्यों नहीं रहता? तो मेरे एक टीचर ने मुझे बड़ा अच्छे से समझाया, बोला देखें, पुश खत्म होता है एच से और पुल खत्म होता है एल से। एल का मकसद है लव, लव मतलब अपनी तरफ खींचो, और एच का मकसद है हेट, हेट का मकसद मुझे जब से याद रह गया, मुझे जब से याद रह गया। अब मुझे वो प्यार और नफरत याद आ जाती है कि अगर पुल है दैट मींस लव, तो मैं अपनी तरफ खींच लेता हूं, इज्जत बच जाती है। ये एक्टिंग नहीं करनी पड़ती कि मैंने तो देखा ही नहीं, और वो दुकानदार देखता है तोड़ेगा क्या। एंड इफ इट्स हेट, मुझे उसको दूर करना है अपने से। इजी टू रिमेंबर। सेम बहुत सारी चीजों के पीछे लॉजिक पता नहीं क्यों एन वक्त पे याद नहीं रहती, तो ऐसे कुछ तरीके करने पड़ते हैं याद करने के। एक चीज हमें ये याद रह गई कि मार्कअप हमेशा बड़ा होगा, मार्जिन हमेशा छोटा होगा। अगर मुझे छोटी परसेंटेज यानी मार्जिन को बड़ी परसेंटेज यानी मार्कअप में कन्वर्ट करना है, तो डिनोमिनेटर को क्या करना पड़ेगा? यस, डिनोमिनेटर जितना कम होगा आंसर उतना बड़ा आएगा। ठीक है? तो अगर आप मार्जिन, जिन हमेशा छोटा होगा, छोटा जिन और बड़ा कम। अगर मुझे मार्कअप जो कि एक बड़ी परसेंटेज है उससे मार्जिन की तरफ जाना है, छोटी परसेंटेज की तरफ जाना है, तो डिनोमिनेटर को क्या करूंगा? बड़ा कर दूंगा, आंसर छोटा हो जाएगा। ठीक है? लेट्स से अगर मैं आपको देता 20% मार्जिन, मार्कअप कितना है मैं आपको बताता ही ना, मैं आपको 20% मार्जिन बता देता, मार्कअप कितना है बताता ही ना, तो आप क्या करेंगे? 20% डिवाइडेड बाय 100 प्लस और माइनस 20%। सही है? अब प्लस और माइनस का फैसला कर लेते हैं। मैंने क्या कहा? 20% मार्जिन है जो कि छोटा है, छोटा जिन, और मुझे बड़ी परसेंटेज की तरफ जाना है। जब बड़ी परसेंटेज की तरफ जाना है तो मैं यहां पे क्या करूंगा? ठीक है, 20 डिवाइडेड बाय 80 0.25 मल्टीप्लाई बाय 100 इट इज 25%। सही है? इस सवाल में आपको दिया गया है 30% ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, यानी ये 30% क्या है? ये सेलिंग प्राइस पे लग रहा है, तो उसको हम बोलेंगे क्या? मार्जिन। ठीक है? छोटा जिन, और हमें बड़ा कप की तरफ जाना है, हमें मार्कअप की तरफ जाना है, तो 30% मार्जिन, मार्कअप में कितना बनेगा? 42.85 सर। सो दैट वुड बी 30 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 30, 7 दैट इज 42 पॉइंट समथिंग। गो अहेड। अब आप मुझे इन 20 बैचेस की कॉस्ट कैलकुलेट करके देंगे, और फिर उस पर आप ये 42.85 जो भी आया वो मार्कअप लगा देंगे। किसी की हेल्प ना लो तो बेहतर है, कहीं फंसते हो फंस जाओ, मसला नहीं। अच्छा, तो रिक्वायरमेंट है कि हमें 20 बैचेस की प्राइस निकालनी है।
स्मार्ट प्रोसेसिंग। पहला डायरेक्ट मटेरियल, इसने बता दिया है कि 500 केजीज का 1,35,000 रुपए खर्चा है, लेकिन फी केजी खर्चा कितना है इसका पता करने की हमें कोई जरूरत भी नहीं है। हम क्योंकि अब निकाल रहे हैं 20 बैचेस की ना कॉस्ट, तो हम रख लेते हैं डायरेक्ट मटेरियल। एक बैच में कितने केजी लग रहे थे? 500, और हम कितने बैचेस बनाने जा रहे हैं? 20, तो सिंपल हो गया 500 केजीज मल्टीप्लाई बाय 20 बैचेस, ये आ जाएगा नंबर ऑफ किलोग्राम्स। और इसको अगर आप कॉस्ट पर केजी से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, कॉस्ट पर केजी कितनी है? 270। ऐसा हम ना भी करते थे। हमें पता है कि 500 केजीज का खर्चा 1,35,000 है, जो कि एक बैच का है। इसको मल्टीप्लाई कर दे 20 बैचेस से, सीधी बात। देखो मैथ्स है ना, कैलकुलेशन, जितना घुमा फिरा के एक चीज को सॉल्व करोगे उतना आपके लिए अच्छा है। एग्जामिनर ने रास्ते खोले हुए हैं, हम सारे रास्ते एक बार चेक करके आएंगे। ये खर्चा हो गया 2.3 मिलियन। चले भाई 27 लाख रुपए का तो मटेरियल है, सूखा सूखा। उसके बाद डायरेक्ट लेबर है। पहले बैच पे 1500 घंटे लगने वाले हैं। अच्छा, यहां पे भी टेक्निक, ये ट्रिक खेल सकता है। मुझे पता है कि पहले बैच पे 1500 घंटे लगे हैं या लगेंगे। क्वेश्चन को देखो, लगेंगे। कैसे पता चला? एस्टिमेटेड। कभी कभी एग्जामिनर ये भी सीन करता है, भाई अगर पहले बैच पे खर्चा लग चुका है, अब हमें 21 बैचेस बनाने पड़ेंगे। एक बैच तो बना चुके हैं, सही है, तो हम अब 21 बैचेस, उसमें लर्निंग का सेकंड बैच ऑनवर्ड्स चेक किया जाता है। तो गेम खेल सकता है, वो आगे के क्वेश्चंस में मैं कवर करूंगा, क्योंकि अब ये जो लर्निंग का है ये वेरिएंसेस के साथ, बजटिंग के साथ, रेलेवेंट कॉस्टिंग के साथ, मुख्तलिफ टॉपिक्स के साथ जुड़ेगा। अच्छा, डायरेक्ट लेबर के लिए हम वर्किंग कर लेते हैं। $1500 घंटे पहले बैच को बनाने में टाइम लगेगा। इसको हम बोलते हैं ए, टाइम टेकन बाय फर्स्ट यूनिट और फर्स्ट बैच। और क्वेश्चन में ये देखना बहुत जरूरी है कि सीन बैचेस के हिसाब से चल रहा है या यूनिट्स के हिसाब से चल रहा है। इसमें लिखा है 1500 रुपए लगेंगे, 1500 घंटे लगेंगे एक बैच को बनाने में। और ये लर्निंग कर्व जाके रुकेगा कहां पे? तो मैं पहले लगाता हूं 8th बैच पे। पावर इंडेक्स फैक्टर्स ने मुझे दे दिया है 152। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 8 बैचेस से, बिकॉज y is of course not the time taken by 8th batch, y is the average time। एवरेज टाइम को हम 8 बैचेस से मल्टीप्लाई करेंगे। आंसर क्या आ रहा है? 8,748.05 है। चले, रख लिया। ये होगा टाइम टेकन बाय 8 बैचेस। इसमें से मैं माइनस करूंगा टाइम टेकन बाय 7 बैचेस, 7,000 ठीक है, 5। So this would be the time taken by 8th batch। कितना है? 94556 सही है। तो ये हो गया टाइम टेकन बाय 8th बैच। हम टोटल बनाने जा रहे हैं 20 बैचेस, तो टोटल टाइम हम कैलकुलेट कर सकते हैं। 8 बैचेस ने इतना टाइम लिया, 8,748.05। फिर हम लेंगे 9th to 20th, और हर बैच टाइम ले रही है 936
0.56 मल्टीप्लाई बाय कितने बैचेस हैं? 12 पॉइंट, ठीक है। टोटल 0.81, चलो ठीक है, ओके। हमें पता चल गया कि टोटल लेबर आवर्स कितने लगने जा रहे हैं। यहां तक सबका हो गया था, ठीक। लर्निंग का हो गया था, मुझे यहां तक रियलाइज कर दो लर्निंग का आपका हो गया, ये हो गया। अच्छा, अब हम लग रहे हैं कॉस्ट ऑफ लेबर। वैसे मटेरियल के केस में तो हमने क्या कर दिया, 1,35,000 को सीधा सीधा 20 से जरब मार दी। क्या यहां हम 2.25 लाख को 20 से जरब मार सकते हैं? नहीं, क्योंकि यहां पे लर्निंग का अप्लाई हो रहा है। हमने कैलकुलेट कर लिया कि टोटल टाइम रिक्वायर्ड है 19,986.8 पर आवर, सॉरी इनफैक्ट ये हो गए आवर्स, मल्टीप्लाइड बाय द लेबर रेट इज 2.25 लाख डिवाइडेड बाय 1500, 150 पर आवर। तो लेबर कॉस्ट कितनी आ गई? 000 20, 2,998,020, ठीक है, गिव और टेक, थोड़ा राउंड अप डिफरेंस आया होगा, चलेगा। अच्छा, नेक्स्ट इज वेरिएबल ओवरहेड्स। Variable overheads are 120 per direct labor hour. So 19,986.8 hours multiplied by 120 per hour. This is 2 million 390 416 ऐसा 23,98,416 इजी। अच्छा, नेक्स्ट इज सेटअप कॉस्ट। मे बी हम लर्निंग कर्व पढ़ते पढ़ते इतना लर्निंग कर्व में खो गए तो एक बेसिक मैथ से दूर हो गए। पहला जो नोट है दैट हैज नथिंग टू डू विद लर्निंग कर्व। और देखिए, मशीन के ऊपर लर्निंग कर्व अप्लाई हो भी नहीं सकता। लर्निंग कर्व सिर्फ और सिर्फ लेबर की लेन देन है, बाकी किसी का कोई कंसर्न नहीं है। इसलिए ये कहा कि पहला बैच हम बनाएंगे उस पे 40,000 रुपए लगेंगे, दूसरे बैच पे उसका 5% कम लगेगा, तीसरे बैच पे उसका भी 5% कम लगेगा, चौथे बैच पे उसका भी 5% कम लगेगा। अब यहां पे एक छोटी सी ग्रामर है, जो अगर सही किया तो क्या बड़ी बात है, लेकिन अगर गलत किया तो पेपर फेल करने की वजह बन जाएगा। एग्जामिनर को कुछ भी लूज नहीं देना है, सही है। सही किया तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्या है 10 मार्क्स ही तो थे, लेकिन अगर गलत किया तो 10 के 10 इसी चक्कर में काटेगा कि यही तो ट्रिक थी, तो हम झोल नहीं देंगे। कहता है however there would be no further reduction in the setup cost from 5th batch। 5वें बैच पे भी नहीं लगेगी रिडक्शन, 4 बैचेस पे लगेगी। 5वें बैच से आगे, 5वें बैच और उससे आगे कोई रिडक्शन नहीं होगी। आप क्या करते, ज्यादा से ज्यादा गलती क्या करते, 5वें बैच पे रिडक्शन मारते और 15 से मल्टीप्लाई कर देते। ऐसी तो कोई बड़ी बात नहीं थी, ग्रामर ही थी ना, क्योंकि यहां पे आपने मुझे कैलकुलेशन में तो नहीं उलझाया, उल्टा इंग्लिश में उलझाया। सीधा सीधा करके लिख लेता तो मेरी कॉस्टिंग तो सही थी ना, उसको चेक भी क्या करनी है, मेरी कॉस्टिंग चेक करनी है, लेकिन उसको इंग्लिश और मैथ्स चेक करने में भी मजा आ रहा है। हर फन बोला है हमारा एग्जामिनर, कोई बात नहीं, हमें यहां भी इसको संभालना है, झोल नहीं देंगे उसको। अच्छा, अगर अलग से वर्किंग करना चाहे आपकी मर्जी, अगर यहीं ब्रैकेट्स में करना चाहे आपकी मर्जी है। सेटअप कॉस्ट, पहला सेटअप कॉस्ट कितना होगा 40,000 प्लस दूसरा कितना होगा 40,000 का 95% प्लस तीसरा कितना होगा 40,000 का 95% स्क्वायर
ठीक है। तीसरा कितना होगा, इनफैक्ट चौथा कितना होगा, 40,000, उसका 95% क्यूब, ठीक है। और दिस इज द टाइम दैट विल बी टेकन बाय ऑल रिमेनिंग बैचेस। पहला बैच 40, दूसरा 38, तीसरा 36 100, चौथा। अब मैं चौथे को बाकी 16 बैचेस के साथ मिला दूं, कोई हर्ज तो नहीं है, क्योंकि जो पांचवा बैच है वो भी उतना ही टाइम लेगा जितना कि चौथे ने लिया था, छठा भी उतना लेगा। तो अगर मैं इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई बाय 17 ही कर दूं, पहला, दूसरा, तीसरा और 17 बैचेस, ठीक है। टोटल कितना आ रहा है, 6,97,000। ठीक हो गया भाई। नेक्स्ट इज फिक्स्ड कॉस्ट। नॉर्मली क्या होता है कि जब रेलेवेंट कॉस्टिंग की बात की जाती है, मैंने इंट्रोडक्शन में एक वर्ड यूज किया था, रेलेवेंट कॉस्टिंग। रेलेवेंट कॉस्टिंग कहता है कि जो खर्चा आपका फैसले की वजह से आए, सिर्फ उसकी बात करें। जो खर्चा आपका बहरहाल आ ही रहा है, उसको मेरे गले में क्यों डाल रहे हो। यहां पे हम इस ऑटोमोबाइल के ऑटो पार्ट्स 10,000 यूनिट्स बनाने वाले हैं। जो खर्चा आपका 10,000 यूनिट्स बनाने की वजह से आए, वो रेलेवेंट है। जो खर्चा आपका वैसे ही आ रहा है, उसको इररेलेवेंट माना जाता है, ठीक है। लेकिन अभी मैं उसको यहां पे नहीं ला रहा। जब हम ये क्वेश्चन रेलेवेंट कॉस्टिंग पढ़ेंगे तो एक टच उसको यहां से देते गुजरेंगे। रिकॉर्डिंग देख के परेशान नहीं होना कि सर ने गलत क्यों करवा दिया था। अभी मैं रेलेवेंट कॉस्टिंग बीच में नहीं घुसेड़ रहा मजीद। अगला खर्चा क्या है, एक है डेप्रिसिएशन। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कहता है कि भाई तमाम खर्चे, चाहे कैश हो चाहे नॉन कैश हो, खर्चा खर्चा होता है। जबकि रेलेवेंट कॉस्टिंग कहता है कि सिर्फ कैश खर्चे लगाएंगे, जो नॉन कैश खर्चे हैं वो इररेलेवेंट है। डेप्रिसिएशन है नॉन कैश। ये इसने चार्ज की है ऑफ इक्विपमेंट परचेज फॉर द प्रोजेक्ट। तो ये इक्विपमेंट आपने बिलखुसूस इस प्रोजेक्ट की वजह से खरीदा है, ठीक है। तो उस इक्विपमेंट का खर्चा भी ये प्रोजेक्ट भरेगा। एक बैच पे कितने से एसेट की वैल्यू गिर रही है, 45,000 से एक बैच पे, और आप बनाने जा रहे हैं 20 बैचेस, 9 लाख। दूसरा है एलोकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग ओवरहेड्स। यहां रेलेवेंट कॉस्टिंग वाली बात अगर मैं कहता तो ये आप कहते हैं ये तो एग्जिस्टिंग ओवरहेड है भाई, ये तो वैसे ही आ रहा है। तो ये वैसे इसमें शामिल नहीं होगा अगर हम रेलेवेंट कॉस्टिंग की बात करें तो। जहां तक मैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की बात कर रहा हूं, तमाम खर्चे चार्ज होंगे। एंड दिस इज फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स। कैसे चार्ज हो रहे हैं, 16 रुपए फी आर के हिसाब से। और आर्स हैं कितने, 19,986.8। 3,19,700 जीरो 87 88, ठीक है, 78। दैट्स इट, यही खर्च है। टोटल कितना आ गया, 1 करोड़ डायरेक्ट 13,000। 39, यही खर्च है। डन विथ लर्निंग कर्व। लेकिन लर्निंग कर्व का अलग से सवाल नहीं आ सकता। वो क्या करेगा, बजटिंग के साथ, वेरिएंसेस के साथ, रेलेवेंट कॉस्टिंग के साथ, किसी के साथ कनेक्ट करेगा।
तो आपको मेनली सिर्फ क्या आना चाहिए, बाकी चीजें अगर ऊपर नीचे हैं भी तो कोई मसला नहीं है। मेन अभी मेरा मुद्दा यह है कि 8वां बैच कितना टाइम लेगा आप मुझे ये बता दें, या 20 बैचेस पे कितना टाइम लगेगा आप मुझे ये बता दें। 128 चेयर्स कितना टाइम लेंगी, ठीक है, जो मैंने एक सवाल करवाया था बिग चीज चेयर, वो आपको पता होना चाहिए। 128वीं कुर्सी कितना टाइम लेगी, आप सिर्फ यहां तक अगर फॉर्मूलाज कर पा रहे हैं ना तो मेरा लर्निंग का कामयाब है। बाकी अगर कोई ऊंच नीच है वो हम वैसे ही जैसे जैसे टॉपिक्स करते जाएंगे वैसे वैसे कवर होता जाएगा। ठीक है, सी यू नेक्स्ट क्लास, थैंक यू सो मच।